बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान की सज़ा का एक और मरहला अपने अंजाम को पहुंचा और अब इस बात में कितनी हकीकत है कि हाई कोर्ट में ये मामला पहली पेशी में उठ जाएगा और सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। ख़त्म तो खैर नहीं होगी, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। इस अंदाज़े में क़यास राय में कितनी सच्चाई है और इसके बाद अब क्या होगा। और 8 फरवरी को इमरान खान को जो धचका लगने वाला है वो उसके सियासी सफ़र का आखिरी हिस्सा होगा, जिसके बाद पीटीआई बतौर जमात संभल नहीं सकेगी। और इसकी क्या वजूहात हैं। और फिर ये है कि एक भारतीय एजेंट जिसके बारे में ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये गैर मुल्की ताकतों का एजेंट है और इसके पेश नज़र एक बड़ा एजेंडा है जिसके तहत पाकिस्तान को ख़त्म किया जाना है, तबाह किया जाना है, इसे खाना जंगी का शिकार करना है, इसकी फ़ौज को तकसीम करना है ताकि ये किसी भी इलाकाई सुपर पावर के लिए जो अमेरिका की इत्तेहादी है वो उसके रास्ते में कोई रुकावट पाकिस्तान बनने की पोजीशन में ना रहे। तो इस भारतीय एजेंट को, यहूदी एजेंट को सज़ा देने पर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक इतने बरहम और इतने बेकाबू क्यों हो गए हैं। और फिर इमरान खान ने एक मरतबा फिर ये पेशकश की है, पेशकश नहीं की है, इस बात को दोहराया है कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। इसकी तशरीह क्या है, ये हमारे सामने कुछ अहम सवाल है। नाज़रीन, साइफ़र केस में जिस तरह सज़ा हुई इमरान खान को उसके बारे में ये कहा जा रहा है जिरा का ख़त्म किया गया और वकीलों को बोलने नहीं दिया गया। हालांकि इस हकीकत को झुटला दिया गया है कि इमरान खान ने इस केस में इतने ज़्यादा ताख़ीरी हथकंडे इख्तियार किए हैं कि माजी में किसी भी हाई प्रोफाइल, इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में इस तरह के ताख़ीरी हथकंडे इख्तियार नहीं किए गए। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने भी इमरान खान का साथ दिया, 2-3 मरतबा तो स्टे दिया और फिर 2 मरतबा कार्रवाई कलअदम कर दी कि यानी नए सिरे से शुरू करो। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये कार्रवाई कलअदम करने का मतलब सिर्फ ये है कि इमरान खान की सज़ा लंबी होगी। अगर 2 महीने पहले सज़ा होती तो अब तक इमरान खान अपनी कैद में से जो 10 साल कैद हुई है इसमें से 2 महीने काट चुका होता। अब नए सिरे से उसको कैद होगी क्योंकि ये जो गिरफ्तारी की मुद्दत है वो तो किसी और केस में खाते में चली जाएगी। तो इसके सिवा कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वही हुआ कि ताख़ीरी हथकंडे जितने भी इस्तेमाल करेगा, जितने भी ये इख्तियार करेगा वो इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। इसका नुकसान इमरान खान को होगा और किसी को नहीं। तो अब ये क़यास राय की जा रही है कि जनाब हाई कोर्ट में जब ये फ़ैसला पहुँचेगा तो फ़ौरन ही उठ जाएगा। तो इसका कोई 1% भी इम्कान नहीं है कि ये फौरी तौर पर उठ जाए। हाँ, ये है कि इसकी समाअत होगी और एक ख़ास अरसे के बाद हो सकता है कि इस केस को, इस सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन ये सोचना ये ख्वाबो ख्याल की बात है, बल्कि ये खुशफहमी है और जो एक आदत के तहत फैलाई जा रही है या उनकी मजबूरी है या जैसे ये कि डूबते को तिनके का सहारा अपने ऊपर हालात पर और अपनी पुश्त पुना क़ुव्वतों के बारे में गलत मफरूज़े बनाने के बाद ये एक एतमाद की एक ख़ास शक्ल है जो ज़ाहिर की जा रही है। नाज़रीन, ये खुशफहमी पहली नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद की बातें हो रही थी तो आपको याद होगा कि पीटीआई वाले क्या कहते थे और इमरान खान ने ख़ुद उनसे क्या कहा था। और उनसे कहा था कि बिल्कुल बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा, मेरे अलावा कोई चॉइस इस वक्त मौजूद ही नहीं है। और फिर इस बात को लेकर पीटीआई वालों ने ढंढोरा पीटा कि खान के अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो ये अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद क्यों ला रही है। और जब वो तहरीक पास हो गई उसमें भी खुशफहमी आ रही कि ये खान साहब ऐसा कार्ड खेलेंगे कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। वो नाकाम नहीं हुई। उसके बाद खुशफहमियों का एक मसलसल दौर चलता रहा जिसमें आपने बड़े बड़े उम्र रसीदा किस्म के तजियाकारों को भी ये कहते सुना, इत्तेज़ाज़ हसन जैसे वकील को भी ये कहते सुना और एक इनके वो जो तीसरे दर्जे के मेंढक हैं यूट्यूबर, उनको भी ये कहते सुना कि किसी का बाप भी इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। वो हथकड़ी आज तक बनी ही नहीं है जो इमरान खान के हाथ में डाली जा सके। इमरान खान को गिरफ़्तार करने का, हाथ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खुशफहमी भी इनकी हवा हो गई। इमरान खान को गिरफ़्तार भी किया गया। जब गिरफ़्तार किया गया तो फिर ये दावे से कहा गया, धड़ल्ले से कहा गया कि जनाब इमरान खान को जेल में रखना इनके लिए मुमकिन ही नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, हफ्ता, इससे ज़्यादा ये जेल में नहीं रख सकते।
अफोर्ड ही नहीं कर सकते। राय आमा जो है बड़ी ख़िलाफ़ हो चुकी है, 85% राय आमा इमरान खान के साथ है। वैसे ये उस वक्त की बात है। अब इन PTI के जो हालिया प्रोग्राम मैंने देखे हैं, उन्होंने इसमें ये 85% को कम करके 57% कर दिया। ये भी उनकी मेहरबानी है कि 57% कर दिया। तो हकीकत जो है वो इससे ये लाइल्म है, और या लाइल्म नहीं है, ये जानबूझकर गुमराही फैलाते हैं कि इमरान खान अवाम की अक्सरियत की आँख का तारा है, जेल में इमरान खान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ वो करेंगे। और वो सारी खुशफहमियाँ फिर एक 9 मई को जो यकीनी खुशफहमी थी, अगर आप इनके सारे प्रोग्राम सुने, वो सारे क्लिप सुने, तो ये उस वक्त ये PTI के वर्करों को बताया जा रहा था कि आज की रात आज़ादी की रात है, आज पाकिस्तान में रात इनकलाब आ जाएगा, हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा, फ़ौज का तख्ता उलट जाएगा और इमरान खान बाहर आएगा। ये बात वो पूरे यकीन से कह रहे थे कि वो घड़ी आ गई, वो लम्हा आ गया इनकलाब का, आज़ादी का, आज रात फैसला। लेकिन वो खुशफहमी भी हवा हुई, बल्कि इनके उल्टा इनके इस तरह गले पड़ी कि अब उससे निकलना मुश्किल है। इसी तरह फिर इन्होंने ये खुशफहमी फैलाई कि साइफर केस में कुछ नहीं रखा, कोई जज सज़ा नहीं देगा। इसको तोशाखाना केस में भी सज़ा हुई, साइफर में भी सज़ा हुई, 2 और केसेस में इसको सज़ा होनी है। और इसके ये जो अब अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, इनमें कोई वज़न ही नहीं है। ये वही लोग हैं जो पहले ये कहते थे कि इमरान खान को जेल में रखना मुमकिन ही नहीं है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से दबाव आ रहा है, इदारे के अंदर से दबाव है, और सऊदी अरब की तरफ से दबाव है, चीन, अमेरिका, रूस, पता नहीं कौन कौन से मुल्क दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान को हाथ भी नहीं लगाना। चुनाचे ये सिर्फ चंद दिनों का खेल है। इसके बाद इमरान खान बाहर होगा और पता नहीं उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कितने लोगों को फांसियाँ देंगे। वो सारी खुशफहमी की तरह ये भी एक खुशफहमी है कि ये केस हाई कोर्ट में पहली पेशी पर ही उठ जाएगा। नाज़रीन, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और इनकी खुशफहमी तो जब मामला हाई कोर्ट में जाएगा तब दूर हो जाएगी, और वो मरहला तो ज़ाहिर इतनी जल्दी नहीं आने वाला। लेकिन ये जो 8 फरवरी को धचका लगने वाला है, इसकी ये तैयारी करें। 8 फरवरी को इनके सामने एक बहुत बड़ा सदमा खड़ा होगा, और वो इस सदमे की गिरफ्त में ऐसे आएंगे कि फिर कभी संभल नहीं सकेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि आखिर क्या वजूहात है कि इमरान खान की बचत का अब कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। और माजी के बरक्स जब फ़ौज में एक सिपाह सलार का ओहदेदार बदलता था तो पॉलिसी बदल जाती थी उसमें, और आज के दौर में क्या फ़र्क है। अब पॉलिसी नहीं बदलेगी। हाफिज़ आसिम मुनीर साहब 3 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे या उनको एक्सटेंशन मिलेगी। इससे क़त्ए नज़र जो भी नया आएगा इमरान खान के बारे में उसकी पॉलिसी नहीं बदलेगी, चाहे अब कोई भी आ जाए। और उसकी वजूहात है जिनका आवाम को भी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है, हमें भी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है, और PTI वालों को भी इसका पूरा अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान के एजेंडे के बारे में। और 9 मई को इसने जो किरदार अदा किया उसकी जो तफसीलात हैं वो आवाम के सामने जानबूझकर नहीं रखी जा रही, क्योंकि सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट के कुछ तकाज़े ऐसे होते हैं कि बाज़ बातें खुफिया रखनी पड़ती हैं। तो इसका गैर मुल्की एजेंडा और भारत से रवाबत और यहूदी लाबी से रवाबत, अमरीकी लाबी से रवाबत और दुनिया भर में उन तमाम लाबियों से रवाबत जो पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत के तौर पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इन लाबियों में 2 आप हिस्से कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है जो पाकिस्तान को तोड़ फोड़ का शिकार करना चाहता है, यानी पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहता है। बलूचिस्तान अलग सूबा, अलग मुल्क, पख्तूनख्वा अलग मुल्क, और पंजाब और सिंध बाकी मानदा पाकिस्तान। और एक लॉबी वो है जो पाकिस्तान के 3 टुकड़े नहीं करना चाहती, लेकिन इसकी फ़ौज और इसके एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती है। और एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए भी उस लॉबी ने इमरान खान का इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान की मईशत इतनी कमज़ोर हो जाए और पाकिस्तान की फ़ौज में तसादम हो, यहाँ तक कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क बचाने के लिए या सियासतदानों को मुल्क बचाने के लिए ये फ़ैसला करना पड़े कि अच्छा बाबा, हम एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होते हैं और हमारी भारत से सुलह करा दो। हम अपनी फ़ौज भी कम करके 1 लाख तक ले आते हैं, जो इस वक्त 6-7 लाख है, या शायद वो रिज़र्व वगैरह और दूसरे इदारे डालकर 6 लाख से भी ज़्यादा है, 7 लाख से भी ज़्यादा है।
तो उसको हम 1 लाख तक महदूद कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। जब भारत से ख़तरा नहीं है तो फिर ज़ाहिर 1 लाख की फ़ौज भी हमें काफ़ी है। तो ये दूसरी लॉबी वो है, और इमरान खान दोनों के लिए काम कर रहा था। इनकी पूरी तफसीलात और फिर 9 मई के मामलात में जो कुछ पार्टी के अंदर होता रहा, जो हदायत दी जाती रही, जो नक्शे बने, जो राब्ते हुए, और ख़ुद फ़ौज के अंदर से जो लोग मुसलसल राब्ते में थे, जिनकी मिली भगत से ये 9 मई का ड्रामा रचाया गया, और ख़ुद इमरान खान ने किया, हदायत दी, और ये सारा मनसूबा इतना खुफिया रखा गया कि इसका पता बहुत सारे लोगों को उस वक्त चला जब 9 मई के दिन मुराद सईद की एक वीडियो पैगाम या ऑडियो पैगाम नशर हुआ, जिसमें वो ये कह रहा था कि आप सब लोग उन मकामात पर, उन जगहों पर पहुंच जाएं जो आपको दिखा दी गई है। ये ऑडियो सुनकर बहुत सारे लोगों को पता चला कि ये प्री प्लानिंग कितनी लंबी चौड़ी थी। यानी पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा मकामात, वैसे तो जो अहदाफ नुकसान की जद में आया या जिन पर हमला किया गया या जिन पर हमला करने की कोशिश की गई, उनकी तादाद 225 है, लेकिन जो पाकिस्तान के शहर बनते हैं वो तकरीबन 90 के करीब शहर बनते हैं जिनमें ये हमले किए गए, छोटे बड़े शहरों कस्बों समेत। और एक शहर में 4-4, 5-5 अहदाफ पर भी हमला करने की कोशिश की गई। तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट, और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का सीजे भी शामिल था उस वक्त का, और कई जज भी शामिल थे, और बहुत सारे लोग शामिल थे। अब इतने सारे लोगों को अगर पकड़ा जाए और सारी तफसीलात अवाम के सामने ले आई जाएँ तो एक कोहराम सा मच जाएगा, एक परेशानी और इज़्तिराब और एक बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा हो जाएगी कि इस मुल्क में आखिर होता क्या रहा है। इसलिए बेशुमार चीज़ें अपने वक्त पर ज़ाहिर होंगी, उससे पहले ज़ाहिर नहीं होंगी, वरना तो बेशुमार लोग ऐसे जिनको इस वक्त अंदर होना चाहिए और वो बाहर बैठे हुए हैं। तो इन वजूहात की बुनियाद पर कौमी इदारों, तमाम इदारों बशमूल अदलिया, चंद अनासर को छोड़कर उनको सबको अच्छी तरह ये पता चल चुका है कि इमरान खान पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जहर की हैसियत रखता है। तो इसलिए ये जो फ़ज़ा, एक जहन, एक सोच डेवलप हुई है और ख़ुद इमरान खान की वजह से हुई है। और ये बातें ये हो रही हैं कि काश 1965 में सियालकोट पर भारत कब्ज़ा कर लेता, या इस तरह की बातें कि हमें इमरान खान के बगैर पाकिस्तान कबूल नहीं है, ये कोई महज जज्बाती बातें नहीं है, ये एक एजेंडे की तरफ इशारा कर रही हैं। इसलिए PTI के अहबाब खातर जमा रखें, इमरान खान बाहर नहीं आने वाला। और अब इनकी आखिरी उम्मीद, इसके बाद इनके पास कोई उम्मीद नहीं रहेगी। वो आखिरी उम्मीद है कि 8 को हमें वोट पड़ेगा और हम इलेक्शन जीत जाएंगे, जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे, और वो जीतने के बाद फिर कहेंगे कि हम तो PTI हैं, हमें हुकूमत दो, और फिर उस वक्त हुकूमत इनको देना पड़ेगी। फिर आकर हम अगले पिछले सारे हिसाब चुकता कर देंगे। ये खुशफहमी 8 फरवरी की रात या 9 फरवरी की रात, 8 फरवरी के दिन, बल्कि 8 फरवरी के दिन ही रफ़ा हो जाएगी, जब PTI के वोटरों की लंबी लंबी कतारें हमें कहीं भी नज़र नहीं आएंगी, सिवाय सूबा पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों के, सारे सूबे में नहीं। ये भी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि पूरा सूबा चित्राल से लेकर नीचे बलूचिस्तान के बॉर्डर तक इमरान खान के पीछे, ऐसा नहीं है। सूबा के बहुत सारे हिस्सों में इमरान खान की बेपनाह मकबूलियत है और बाकी हिस्सों में बेपनाह मकबूलियत नहीं है, बल्कि मकबूलियत में वो बहुत पीछे है। तो ये भी गलतफहमी दूर कर लीजिए। लेकिन ये जो पख्तूनख्वा के जितने भी इलाके हैं इमरान खान की मकबूलियत वाले, उनको छोड़कर बाकी पाकिस्तान में, हाँ, पिंडी को आप शामिल कर लें। पिंडी में इमरान खान के दौर में अफ़गान महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद को आबाद किया गया, उन्हें शनाख्ती कार्ड दिए गए, इंतखाबी फहरिस्तों में उनके नाम दर्ज किए गए बतौर वोटर, और बदकिस्मती से उनका सुराग पूरी तरह अभी तक नहीं लगाया जा सका। चुनांचे आपको पिंडी में PTI की जितने फंक्शन भी नज़र आते हैं, अगर कोई साहब वहाँ जाकर उस फंक्शन के अंदर शामिल होकर उसको वाच करें तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें पिंडी के इस जुलूस में या इस जलसे में या इस रैली में 90% अफ़गान महाजर हैं, या अफ़गान नेशनलिटी वाले हैं, या वो लोग हैं जो इमरान खान की हामी पख्तूनख्वा के अक्सरियती इलाकों से आए हैं। मुकामी लोग पिंडी के नहीं मिलेंगे। तो पिंडी और पख्तूनख्वा और मियाँ वाली, इन 4 इलाकों को छोड़कर
3 इलाकों को छोड़कर पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के वोटर जो हैं वो तकरीबन लापता रहेंगे। इसलिए नहीं कि उनको उठा लिया गया होगा, बल्कि इसलिए कि वो हैं ही इतने, इससे ज़्यादा नहीं है। अब लाहौर में इनकी अगर 80% 85% मकबूलियत डिफेंस के एरियाज़ में है, तो डिफेंस का एरिया मिलाकर एक हल्का बनता है कौमी असम्बली का, ना कि 11-12 हल्के बनता है। तो ये इनको जो धचका लगेगा 8 के दिन, और फिर इंतखाबी नताइज का ऐलान जिस वक्त होगा, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि वो अगले दिन होगा, तो अगले दिन रात को वो उस धचके के बाद फिर पीटीआई आपको इस सूरत में भी नज़र नहीं आएगी जिस सूरत में नज़र आ रही है। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि पीटीआई का ये एक अंधा और बेहिसाब फैला हुआ सोशल मीडिया नेटवर्क जो है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद क्रिपल्ड होना शुरू हो जाएगा और फिर रहे नाम अल्लाह का। अच्छा, सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर बहुत नाराज़ हुए हैं इस फैसले से, इस सज़ा से, साइफर केस की सज़ा से। इतना नाराज़ तो पीटीआई भी नहीं हुई है, और इन्होंने मुतालबा कर दिया है कि जनाब कौमी कमीशन बनाया जाए जो साइफर केस की तहकीकात करे। साइफर केस में तहकीकात के लिए रखा क्या है? एक जुर्म हुआ है, उसका एतराफ़ इमरान खान की ज़बान में मौजूद है। वो ये कहता है कि मैंने ये काम किया, लेकिन ये जुर्म नहीं है। मसलन आप उसके अल्फाज देखें, वो ये कहता है कि एक मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई, मैंने उस साजिश पर अवाम को इत्माद में लिया, इसमें गलत क्या है? यानी उसने इतराफ़ जुर्म किया है, लेकिन वो ये कहता है कि ये जुर्म है ही नहीं। वो इर्तिकाब जुर्म से इनकारी नहीं है। वो कहता है कि ये काम मैंने किया, लेकिन ये जुर्म नहीं है, मैंने क्या गलत किया। और फिर जो दूसरे सबूत हैं और सबके सामने है, ये कोई बंद कमरों में तो साजिश नहीं हुई ना, ये तो ओपन एक उसने साइफर लहराया भी, उस पर जलसों में तकरीरें भी की, और मसलसल अमेरिका को इस साजिश का जिम्मेदार करार देकर ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद अमेरिका के हुक्म के बाद आई थी। हालांकि तहरीक अदम एतमाद की बातें उससे पिछले 1 साल से चल रही थी, और हर रोज़ लड़ाई होती थी पीपल्स पार्टी में और नून लीग में किसी न किसी इशू पर, इसी हवाले से कि वो कहते थे कि तहरीक अदम एतमाद लाओ, ये कहते थे कि नहीं जुलूस निकालो, धरना दो, या कौमी असम्बली से इस्तीफे दो। इस तरह का इख्तिलाफ था और 1 साल से चल रहा था। इसके बावजूद, सारी चीज़ों के बावजूद, एक एक बात रिकॉर्ड पर है, एक एक बात पर बात हो सकती है, बहस हो सकती है, उसे साबित किया जा सकता है अवामी प्लेटफार्म पर। लेकिन सिराजुल हक साहब बहुत नाराज़ हैं, और सिराजुल हक साहब उस वक्त भी नाराज़ हुए थे जब 9 मई के वाक़यात को मुल्क दुश्मनी करार दिया गया था। और इस वक्त इन्होंने मुसलसल टीवी प्रोग्रामों में या इंटरव्यूज़ में या बयानात में ये कहा था कि उस रोज़ सिक्योरिटी एजेंसियाँ कहाँ थी। सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान को कसूरवार करार नहीं दिया। वो ये कह रहे थे, इमरान खान के इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहे थे कि ये फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो फ़ौज ने खुद किया इमरान खान को फंसाने के लिए, एक साजिश की गई इमरान खान के लिए। तो जमात इस्लामी की शोहरत पाकिस्तान में एक मुहब्बे वतन प्रो पाकिस्तान पार्टी की रही है, जिसने पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया। अगरचे वो फैसले गलत थे, मशरक़ी पाकिस्तान में याहिया खान का साथ देने का फ़ैसला भी गलत था, और परवेज़ मुशर्रफ को बचाने के लिए हज़ारों मुजाहिदीन को, हज़ारों अफराद को कश्मीरी मुजाहिदीन बनाकर कश्मीर भिजवाकर वहाँ भारतीय फ़ौज के हाथों कत्ल करवाना भी गलत था। लेकिन जो भी था, ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी दानिश में किया। तो फिर इसका अमीर जो है वो एक भारतीय और यहूदी एजेंट, सिक्का बंद यहूदी एजेंट, जिसके बारे में अब शुबा ही नहीं है किसी समझदार आदमी को कि ये गैर मुल्की एजेंडे पर है, इसका मिशन है। तो सिराजुल हक साहब क्यों बरहम हुए हैं? तो इसमें जो बातें की जा रही हैं वो ये है कि ये जिस ऑपरेशन के तहत इमरान खान को लाया गया था, प्रोजेक्ट इमरान खान, जो जनरल हमीद गुल के दौर से शुरू हो गया था, बड़ा तवील इसका अफसाना है। तो उसी प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत जनाब सिराजुल हक साहब को भी जमात इस्लामी का अमीर बनाया गया। और उस सिलसिले में एक थ्योरी भी है, कहानी भी है, और जो इस कहानी को जानते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद है, हमें तो मिनट्स दस्तयाब हैं, किस तरह से कोई कर्नल वसीम साहब थे, या पता नहीं कोई कर्नल साहब थी, वसीम नसीम या क्या था उनका नाम। तो उन्होंने पोस्टल बैलेट पर डाका डालकर, चोरी करके वहाँ जो अमीर मुंतखब हुआ था जमात इस्लामी के इलेक्शन में, उसका नाम काट कर उसके जो बैलेट पेपर थे वो ज़ाया कर दिए गए, और नए बैलेट पेपर डुप्लीकेट, बिल्कुल कापी, उनकी फ़ोटो कापी की तरह, बल्कि रियल कापी की तरह
उनकी जगह सिराजुल हक साहब के बैलेट पेपर डाले गए और ऑपरेशन ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था ये ज़ाहिर है इसके तहत बहुत लंबी चौड़ी मनसूबाबंदी की गई थी। अदालतों में लोग भर्ती किए गए, पुलिस में भर्ती किए गए, सिविल सर्विस में लोग डाले गए, मीडिया हाउसेस में लोग पैराशूटर जिनको कहा जाता है वो उतारे गए। यानी एक लंबी कहानी है कि इमरान खान को लाने से पहले पूरे मुल्क में एक एक जगह पर मोर्चा बनाया गया, वहाँ अपने आदमी बिठाए गए। और अब भी आप देख रहे हैं जिस तरह कहते हैं कि जनाब ये तो अब भी इमरान खान सिस्टम का लाडला है, इसको सज़ा 14 बरस की होनी चाहिए थी या सज़ाए मौत होनी चाहिए थी, ये 10 साल की हुई है। खैर इस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन लोग अब भी ये कहते हैं कि सिस्टम के अंदर अब भी कुछ लोग मौजूद हैं जो इमरान खान को लाडला बनाकर रखे हुए हैं और इमरान खान को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचने देते। तो जनाब वो बात उनकी सही है, लेकिन मामला ये अब ओवर हो रहा है, अब ये इख्तिताम को पहुंच रहा है। अब ये लाडलापन जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि इमरान खान के जेल में जो देसी बकरे, देसी कट्टे, देसी अंडे, देसी मुर्गे और पराठे और दही और पनीर और जर्दा पुलाव और पता नहीं क्या कुछ डिशें उसको दी जाती हैं, जैसे वो कैदी नहीं है बल्कि कोई राजा इंदर सभा का राजा है और मोहम्मद शाह रंगीला है या जाने आलम वाजिद अली शाह लखनऊ वाला पिया वो है। इस तरह की इसको इसके साथ शुरू किया जा रहा है। 9 कमरे इसको दिए गए हैं कि मटर गश्त करे, कुदकड़ियाँ लगाए, दंदनाता फिरे और इसको खुली छूट है कि वो जिस मर्जी मुलाजम को, चाहे वो खाकरूब के लेवल का हो, चाहे वो बावर्ची के लेवल का हो, चाहे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो, और उसको ये गालियाँ दे, उनका गिरबान पकड़े, उन पर चढ़ दौड़े। ये सारे सिलसिले जो हैं अब ये भी माजी का हिस्सा बन जाएंगे। और अब ये जो इमरान खान का जो है ना, ये इसके साथ इसको अब हतमी तौर पर आप समझ लीजिए कि पाक होने के स्टेज पर दाखिल हो गया है। अच्छा, अब इमरान खान एक मरतबा फिर कहा है कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से वो करने के लिए तैयार हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ, बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं मुझसे बात करना चाहते। तो इस बात पर ज़ाहिर इमरान खान का तवा लगता है, मजाक उड़ता है और PTI का वो झूठा, सफ़ेद झूठा बयानिया भी उड़ जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि जनाब डट के खड़ा है इमरान खान तो मान ही नहीं रहा, वो तो हार भी नहीं मान रहा, वो तो कोई बात नहीं मान रहा, वो इनके हर पेशकश को ठुकरा रहा है। और ये सारी बातें उड़ गई। इसके बाद ये बयान इसने एक हफ्ते में 3 मरतबा दिया है, 4 दिन के अंदर 3 मरतबा ये बयान उसने दिया है। तो तवा लगाने के लिए तो इसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका मफहूम नहीं समझा गया। मफहूम जनाब इसका ये है कि इमरान खान की तरफ से है एक मफहूम और एक मफहूम दूसरों की तरफ से है। इमरान खान की तरफ से मफहूम है कि जनाब मैं हार गया हूँ, मैं शिकस्त खा गया हूँ, मैं बेचारा बेबस हो गया हूँ और मेरे अब पल्ले कुछ नहीं है, खुदा के लिए मुझसे बात करो और मुझे इस सूरत हाल से निकलने में मेरी मदद करो, मुझे फेस सेविंग दो, मैं कहीं भी दफ़ा होने के लिए तैयार हूँ। और दूसरों की तरफ से इसका मफहूम ये है कि जनाब तुम अब इस पोजीशन में रह ही कब हो कि कोई तुमसे बात करने की ज़रूरत महसूस करे। 2 बातें हैं, एक तो ये है कि तुम इतने बड़े मुजरिम हो, इतने बड़े क्रिमिनल हो कि तुमसे बात नहीं होगी, तुमसे मुकाफात होगी। इतने बड़े मुजरिम हो, तुमने पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के समाज के ख़िलाफ़ इतने बड़े संगीन जुर्म किए हैं कि तुमसे बात करना गुनाह है और तुम्हें तो तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि तुम अब इस पोजीशन में रहे ही नहीं कि मुज़ाकरात की पेशकश कर सको या किसी को बात करने की दावत दे सको या ये कि कोई तुमसे मुज़ाकरात करने की ज़रूरत महसूस करे। तुम इस मरहले से निकल चुके हो। अब तुम्हें कोई खुशफहमी नहीं रहनी चाहिए कि तुम कोई चीज़ हो, अब तुम नथिंग हो, अब तुम एक क्रिमिनल हो, सज़ा भुगतोगे। इसके अलावा पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो तुम नथिंग हो, तुम अब कुछ भी नहीं हो, लाश है। इसको अरबी में कहते हैं कि तुम लाश है हो। तो ये लाश है बन गया है और मेहरबानी करके लाश है को आप लाशें मत पढ़िए क्योंकि वो जमा का सीगा है और ये तो एक ज़िंदा लाश है, तो इसको लाशें नहीं कहा जा सकता, ये लाश है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।